नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम बात करेंगे आगे कि आज दिन भर बाजार का सेटअप कैसा रहा है, कहां कहां पर एक्शन था, कहां मंदी थी, और इसके अलावा दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, इसके बारे में भी एक क्विक रिकैप लेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की परफॉर्मेंस पर। और बाजार में आज तीसरे दिन भी हमने देखा कमजोरी हावी थी। आईटी, सरकारी, बैंक और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन 17,600 का लेवल बाजार ने नहीं तोड़ा। और किस तरह का एक्शन था आज बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक रिकैप लेकर। डिम्पी, बताइए। देखिए, मार्केट के अंदर आज थर्ड डे था जब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है। एक्चुअली ये काफ़ी तेज़ी से बाजार ऊपर आया था और उसके बाद तीसरा दिन मुनाफा वसूली का था। आईटी के अंदर सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग फिर से शुरू हुई है, तो आज आईटी ने फिर से मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया। ये 3 दिन की जो शॉर्ट कवरिंग ख़त्म होने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है, उसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी भी ब्रेक डाउन होने के लिए बाकी हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे नहीं गया, निफ्टी करीब 17,600 के नीचे नहीं जा रहा। ऑलरेडी वैसे एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ख़राब हुआ है। मार्केट के पास जो एक स्ट्रॉन्ग बुल रन था वो काफ़ी हद तक थोड़ा फिजल आउट होता दिख रहा है, तो इसलिए 1 से 2 दिन मार्केट अभी थोड़ा और टाइम ले सकता है ये ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कि शॉर्ट कवरिंग को वापस कंटिन्यू करना चाहता है या फिर वो कर चुका है, अब सिर्फ फॉल वापस बाजार पे आएगा। अब मैं आपको एक एक करके मार्केट के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेगमेंट्स हैं जो आज आपके सामने रखता हूँ। पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप वैसे देखेंगे तो आज बढ़ने वाले शेयर्स में फार्मास्यूटिकल्स का, ऑटो का, इन दोनों का दबदबा था। फार्मास्यूटिकल्स तो आपको पता ही है पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, उसमें डिविस लैब एक था। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो औरोबिंदो के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। इसके अलावा जो ऑटो कंपनीज थी उसमें 2 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो की आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा M&M, आइशर मोटर्स, ये कुछ एक और शेयर्स थे। बजाज ग्रुप के अंदर टिपिकली वैसे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। आप बजाज फाइनेंस देखें, बजाज इलेक्ट्रिकल जिसमें आज ब्लॉक डील लगी है, इसके अलावा बजाज ऑटो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये सभी कंपनीज है बजाज ग्रुप की बड़ी फ्लैगशिप कंपनीज हैं जहां पर आपको वापस बाइंग आती हुई दिखी है। एक चीज़ आज जो ज़्यादा नोटिस हो रही है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। BPCL, HPCL दोनों आज अच्छी चली हैं और दोनों का बाकायदा डेज हाई पे आज क्लोजिंग ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद क्रूड का प्रेशर थोड़ा कम होगा। और कल भी हमने देखा $86 का क्रूड वापस 85 तक पहुंचा है। एक बार फिर से इसको चेक करना होगा। आज जो शेयर टूटे उसमें आईटी का दबदबा फिर से था। SCL टेक के नंबर आने, लेकिन वो डेज लो पे जाके बंद हुआ। इन्फोसिस वीक हुआ, TCS फिर से वीक हुआ है और साथ ही विप्रो के अंदर भी आज हमको नुकसान बनते हुए दिखा है। तो ये कुछ एक बड़े शेयर्स थे। आते बैंकिंग काउंटर्स पे, कुल मिला के बैंक निफ्टी के 12 शेयर हैं, 12 में से 4 ही शेयर आज हरे निशान में थे, ज़्यादातर शेयर टूटे थे। आज बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट कर रहा था, बट एक ही चीज़ जो बैंक निफ्टी को बार बार बचा रही है वो इसका ऑप्शंस का डाटा है। 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। आज जो शेयर सबसे ज़्यादा टूटे उसमें था इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल और PNB, SBI, और जो शेयर्स चले उसमें था एक्सिस, बंधन बैंक जैसे 2 बैंक्स ठीक थे। छोटे मिड कैप कैटेगरी अगर आप चेक करेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है, लेकिन आज स्ट्रेंथ इसमें भी थोड़ी गुम होती हुई दिखी है हमको। ये भी करीब 29 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसके स्टॉक्स कौन कौन से आज टूटे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो टिपिकली टायर बनाती है बड़ी ट्रैक्टर कंपनीज के, वो आज टूटा। इसके अंदर जी एंटरटेनमेंट के अंदर ब्लॉक लग के ये शेयर टूटा है। ऑयल इंडिया के अंदर आज नुकसान आया। PB फिनटेक जिसको हम पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं वो भी आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है। इसी मिड कैप कैटेगरी में जो अच्छी कंपनीज जिन्होंने आज अच्छा क्लोज किया है उसमें अगर आप देखेंगे HPCL ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करवा चुका हूँ। इसके अलावा TVS मोटर्स जिस पे एक रिपोर्ट आई है, श्रीराम फाइनेंस काफ़ी अच्छा क्लोजिंग देखे गया है, कल परसों भी चल सकता है। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस ये 2 सीजनल प्ले हैं, गर्मी काफ़ी बड़ी है। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस के शेयर लगातार अब मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो ये कुछ एक शेयर से जो मार्केट के अंदर अपना रंग दिखाते हुए देखे, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा अगले 24 घंटे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें काफ़ी हद तक ये पता लगेगा कि हम सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं या फिर हम शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। तो ये था आज मार्केट का एक पूरा सेटअप हमने आपके सामने रखा। और अगले 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा था। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। और इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या है ये भी एक बार समझ लेते हैं। और कमोडिटी मार्केट का एक
क्विक चेक ले लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, आज चौतरफा बिकवाली दिख रही है। नॉन एग्री काउंटर जितने भी है सभी में आज यहाँ पर गिरावट दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली सबसे ज़्यादा है। चांदी की बात करें तो MCX पर 1,000 रुपये से ज़्यादा चांदी टूट चुकी है और 74,000 रुपये तक फिसल चुकी है। MCX पर सोना भी अब 60,000 के नीचे आ चुका है। यहाँ भी करीब करीब 500 रुपये की गिरावट दिख रही है। $1975 तक कॉमेक्स गोल्ड फिसल चुका है। $25 के नीचे चांदी आ चुकी है। तो एक तेज़ गिरावट की संभावना है और मई की बैठक में फेड यहाँ पर 4.25% ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसकी संभावना बढ़कर सीमी ग्रुप की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें 87% बन रहा है, यानी 87% ट्रेडर्स को लगता है कि मई में 4.25% ब्याज दरें बढ़ेंगी और उसके आगे को लेकर क्या होगा ब्याज दरों को लेकर, उसको लेकर भी अनिश्चितता है। लेकिन कच्चे तेल की बिकवाली देखिए, वहां पर भी गिरावट दिख रही है। 5 महीने की ऊंचाई से यहाँ पर भी दबाव अब बन रहा है। अब $83 तक ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। MCX क्रूड पर देखिए यहाँ तो 3% तक की गिरावट दिख रही है। इनको चिंता है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, डिमांड को लेकर कि डिमांड आगे कैसे रहेगी। इस वजह से आज ये बिकवाली दिख रही है। यही नहीं, गोल्ड सिल्वर और क्रूड के साथ साथ बेस मेटल्स पर भी देखें तो वहां पर भी 1 से 2% की गिरावट कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये है बात कच्चे तेल की। और बाकी कमोडिटी स्पेस में भी देखेंगे तो आज हर तरफ चौतरफा बिकवाली हावी है आज कमोडिटी मार्केट में भी। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई कमोडिटी स्पेस से और आज हमने देखा कि ग्लोबल जो राइस है उसको लेकर शॉर्टेज का माहौल बन रहा है और इसके चलते आज हमने देखा कि राइस स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि 20 साल में सबसे बड़ा ग्लोबल राइस शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और ऐसे में भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ा अवसर क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। पूरी जानकारी लेते हैं विश्व मोहन से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। विश्व मोहन, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास और ये जो ग्लोबल शॉर्टेज का माहौल है क्या भारत के लिए एक बड़ा मौका है? सही कहा आपने। जो ग्लोबल अगर राइस का अगर सप्लाई देखें तो 2 दशक में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज की स्थिति है। 87 लाख टन शॉर्टेज है जो 2003-4 के आसपास थी। हालांकि वहाँ उस समय 187 लाख टन का शॉर्टेज था, इस बार 87 लाख टन का शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज तो है ही, साथ ही उत्पादन को लेकर जिस तरह से चिंता है, जितने भी बड़े उत्पादक है, चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चाइना का जो सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पर 2 दशक में सबसे ज़्यादा सूखे की स्थिति है। साथ ही यूरोपियन यूनियन, US और भी कुछ बड़े उत्पादक देश है जहाँ पर सूखे की स्थिति है और बेमौसम बारिश, बाढ़ की स्थिति बनी थी, उसका भी यहाँ पर खामियाजा देखने को मिला और चावल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। साथ ही सप्लाई की चिंता इस बात से भी है, रूस यूक्रेन वॉर के बाद से ही ये ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें बढ़ी है। साथ ही पाकिस्तान वो भी एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल राइस ट्रेड में। पाकिस्तान की भी हिस्सेदारी करीब करीब 7% की रहती है, तो वहाँ भी 31% उत्पादन कम है। भारत जहाँ पर ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट पर पिछले साल सितंबर में बैन लगा दिया गया था, बाकी जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पर भी 20% का टैक्स लगा दिया गया था नॉन बासमती पर, व्हाइट राइस पर। हालांकि बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है। तो एक अब ग्रीन सूट पूरे ही ग्लोबल मार्केट में भारत ही दिखाई देता है। भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा है क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स के बावजूद इस बार FY23 में रिकॉर्ड चावल का एक्सपोर्ट हुआ था और कई सारे एक्सपोर्टर से हमने बात की, उनको लगता है कि ये एक्सपोर्ट का जो बढ़ोतरी का जो ट्रेंड है वो आगे भी जारी रहेगा और यहाँ से 7 से 8% का ग्रोथ सालाना एक्सपोर्ट में भारत की तरफ से देखने को मिल सकता है। और जिस तरह के प्राइसिंग, लुक्रेटिव प्राइसिंग है ग्लोबल मार्केट में, वो भी बढ़िया है क्योंकि 1 दशक के ऊपरी स्तर पर भाव है ग्लोबल मार्केट में राइस के, उससे भी भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा और यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना और खास करके नॉन बासमती में व्हाइट राइस और बासमती राइस के एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, जो एक अच्छा मौका है भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका और उसकी वजह से आज हम देख रहे थे कि राइस स्टॉक्स में आज शानदार तेजी भी देखने को मिल रही थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करते हैं प्राइमरी मार्केट का। यहाँ पर भी बड़ी हलचल हो रही है और दिग्गज फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा का IPO अगले हफ्ते खुलने वाला है। IPO के पहले हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD राजीव जुनेजा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। जुनेजा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। आपका IPO लॉन्च हो रहा है, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। ब्रांड तो आपका जग जाहिर है एटलीस्ट देश में, इसके बारे में कुछ बताएं आप हमें कि जो लास्ट आपने 4-5 साल में ग्रोथ क्लॉक की है कंपनी की, वो कौन से फैक्टर्स पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया था जिसकी वजह से अब आप एक
हाउसहोल्ड ब्रांड बन गए हैं देश में? अगर आप मैनकाइंड की स्ट्रेंथ्स देखें, एज ए होल देखें, तो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 95 के अंदर, और 27 साल के अंदर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसको अगर आप बोलते हैं 4-5 साल में, तो थोड़ा सा बहुत जस्टिफाइड नहीं होगा। जो कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट होती है और आज 80% पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर हमारी 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें 75% प्रोडक्ट्स मैनकाइंड की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसका रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो हमारे कंज्यूमर को मिले एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस। R&D के अंदर हम लोगों ने 8-9 साल की बहुत मेहनत करने के बाद एक मॉलिक्यूल को क्रैक किया जिसका नाम है डायडोजेस्ट्रॉन, एंड वी बिकेम द सेकंड कंपनी हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी कंपनी हम बन गए कि हम उस प्रोडक्ट को जो बहुत मुश्किल था बना पाए। अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम वाइज, सेल्स वाइज, वी आर 4th लार्जेस्ट कंपनी। और पिछले 4-5 साल की अगर आप बात करें तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, वो रहा है हमारे क्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर, और उसी पे काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं क्रॉनिक सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ तो पिछले 17 साल के अंदर हमारा फ्रॉम नोवेयर हम पहुँच गए हैं 34% कंट्रीब्यूशन क्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर। चाहे वो R&D है, चाहे वो मार्केटिंग है, हमारी 15,000 प्लस फील्ड फोर्स मार्केट में काम करते हैं। ख़ास बात मैनकाइंड की क्या है कि बिकॉज़ हम लोग फील्ड से आए हैं, हर चीज़ को फील्ड के नज़रिए से देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि क्या डिसरप्शन करें, क्या ब्रांड बिल्डिंग करें। फ़िलॉसफी हमेशा रही है कि लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म कोई काम ना करें। उसी के रीज़न की वजह से जो कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट हुई थी, हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए का कैपिटल था, आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं। जी, अच्छा, अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ी और बातचीत करते हैं। एक तरफ तो आपने क्रॉनिक साइड ऑफ द बिजनेस पे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काफ़ी फोकस किया है, लेकिन ब्रांड्स जो हैं आपके, वो कंज्यूमर साइड, जो कंज्यूमर OTC टाइप के जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट ब्रांड्स, वो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा काम कर लिया है, पूरे देश भर में हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। यहाँ से आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल और फोकस इन दोनों साइड में, क्रॉनिक और एक्यूट और कंज्यूमर टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों पे किस तरह का रहेगा? अगर उसके बारे में थोड़ी आप लाइट शेयर कर सकते हैं, थिंकिंग क्या है? कंज्यूमर साइड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स जैसे मैनफोर्स कॉन्डम्स है, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉन्डम है। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 30% मार्केट शेयर मैनफोर्स कॉन्डम के पास है। अगर आप प्रेगा न्यूज़ की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रेगनेंसी कार्ड है, उसके पास 80% मार्केट शेयर है। अगर आप बात करते हैं, हमारा एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं अनवांटेड 72, उसके ऊपर भी हमारा 60% मार्केट शेयर है। कंज्यूमर के साइड के ऊपर और क्रॉनिक साइड पे हमारा हमेशा फोकस रहा है। और आज फोकस में थी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी। यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली। सरकार SCI की लैंड एसेट कंपनी को अगले महीने लिस्ट करा सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश से संबंधित अहम डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अगले महीने से SCI की जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको रफ्तार देने जा रही है। सूत्र में बता रहे हैं कि अगले महीने की शुरुआत में SCI का जो लैंड एसेट है और उससे संबंधित जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग की तैयारी जो है वो की जा रही है। अगले महीने की शुरुआत में इसकी लिस्टिंग की जा सकती है। दीपम ने जो औपचारिकताएं हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि लिस्टिंग से पहले की जाती है, और इस बात की योजना तैयार की गई है कि अगले महीने की शुरुआत में इसकी लिस्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ जहां तक फाइनेंशियल बिड इनवाइट करने का सवाल है तो सूत्र में बता रहे हैं कि अगले महीने के आखिर में, यानी कि मई महीने के आखिर में या फिर जून महीने में SCI के लिए फाइनेंशियल बिड जो है वो इनवाइट किए जाएंगे। जो डिमर्जर की प्रक्रिया थी SCI के कोर एसेट्स और नॉन कोर एसेट्स की जहां तक बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि MCA ने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है और अब इसके लिए लिस्टिंग की तैयारी जो है की जा रही है।
दीपम के एजेंडे में, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, BEML के नॉन कोर बिजनेस जो है उसकी लिस्टिंग के बाद अब प्राथमिकता में SCI का जो नॉन कोर बिजनेस है उसकी लिस्टिंग सबसे ऊपर है और उसी से संबंधित ये तैयारियां की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार की योजना ये है कि इस साल के आखिर तक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और उसी से संबंधित ये प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और इसकी वजह से हमने देखा SCI के स्टॉक में आज 5% तक की तेजी इस खबर के चलते देखने को मिली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको दिखा देते हैं हमारी एक